गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 12th क्लास का जो अध्याय नंबर 11 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन अध्याय नंबर 11, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जैविक खाद एवं उर्वरक के बारे में। हाँ, अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो पहले पाठ का नाम लिखते हैं अपन। अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, इसके अंदर अपन जैविक खाद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आपके जैविक खाद चल रहा था अपन ने। तो जैविक खाद अपन किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, है ना, और ये इसकी मृदा में क्या उपयोगिता है, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। सबसे पहले जैविक खाद के अपन ने कहते किसे हैं, तो इसके अंदर अपन ने देखा कि जैविक खाद किसे कहेंगे अपन, जिसके अंदर जीवों का अंश होगा उसे अपन जीवों का अंश होगा उसे अपन क्या कहेंगे, जैविक खाद कहेंगे। ये अपन ने बात की। नई भाषा में जैविक खाद जीवों का अंश। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की इसके अंदर कि जैविक खाद को 3 भागों में बांट कर देखा। फिर इसकी मृदा में उपयोगिता देखी, है ना। जैविक खाद का मृदा में महत्व क्या है, मृदा में महत्व है, तो इसके महत्व एवं इसका क्या प्रभाव पड़ता है मृदा के ऊपर, वो अपन ने देख लिया। इसके प्रभाव के अंदर अपन ने 1 नंबर देखा, भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा अपन ने देखा इसके अंदर रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। और तीसरा अपन ने देखा इसके अंदर की जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है मृदा के। इनके बारे में अपन पिछली क्लास तक चर्चा कर चुके हैं, पूरी कंप्लीट। आई बात समझ में? ये सारी टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं पिछली क्लास तक। आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं आपके कि जो जैविक खाद है या ऑर्गेनिक खाद है उसका और उर्वरक में क्या अंतर है। तो जैविक खाद अपन पढ़ रहे हैं ना, उसका जो अपन रसायन रूप से रसायनों के द्वारा जो संश्लेषित किया जाता है उर्वरक, है ना, उनका और जैविक खाद में क्या डिफरेंस है, हम मतलब इनके अंदर विभेद कैसे कर सकते हैं अपन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं आपके जैविक खाद एवं उर्वरक में भेद। तो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। जैविक खाद एवं उर्वरक में भेद। तो जैविक खाद एवं उर्वरक में भेद। एक बात में जैविक खाद एवं उर्वरक में भेद क्या हो सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो एक तरफ अपन जैविक खाद लिख लेते हैं, जैविक, या फिर इसको अपन कार्बनिक खाद भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना, जैविक या फिर कार्बनिक खाद। और इसके एक तरफ लिख लेते हैं अपन उर्वरक, जिसको अपन फर्टिलाइज़र कहें। ठीक है, अब इनके बारे में अपन डिटेल से बात करें कि इनके अंदर क्या क्या अंतर हो सकता है। आई बात समझ में? तो जैविक खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर हो सकता है, जिसके अंदर अपन पहले की अंतर की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा कि जैविक खाद तो क्या है, आपके पेड़ पौधे और जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होता है, अपन उनको सड़ाकर बनाया जाता है ना। ये कैसे बनाया जाता है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अवशेष, मतलब उनका जो शेष जो बच जाता है, अवशेष को सड़ाकर बनाते हैं अपन, है ना, उनको गलाकर या सड़ाकर बनाई जाती है। और जो आपके उर्वरक हैं इनको तो अपन रासायनिक क्रियाओं द्वारा तत्वों या खनिज पदार्थों से कारखानों बनाते हैं। इनको अपन किससे बनाते हैं, रासायनिक क्रियाओं से, रासायनिक क्रियाओं एवं उर्वरकों कैसे तत्वों एवं खनिजों के तत्वों एवं खनिजों
से संश्लेषित करके, मतलब कारखानों में बनाते हैं अपन इनको ना, कारखानों बनाए। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि ये तो आपके पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से बनता है और वो कारखानों में बनता है उर्वरक। इसके अलावा इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, मतलब इसके अंदर लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। आई बात समझ में? सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, सभी आवश्यक जो पादप के लिए आवश्यक हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं ना, लेकिन सघन नहीं होते हैं, मतलब कम मात्रा में होते हैं, सघन नहीं होते हैं। लेकिन उर्वरक में क्या होता है कि अपन ने पहले बात किया कि कार्बनिक खाद तो किससे बनती है? पेड़ पौधों के अवशेष से, और वो कारखानों में बनती है। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं आपके उर्वरक में? इनमें क्या होती है? 1 या 2 पोषक तत्व होते हैं, और वो होते हैं जो क्या होता है? सघन मात्रा में होते हैं। उर्वरक जैसे बनाएंगे अपन ही, जैसे यूरिया लाते हैं तो यूरिया में कौन सा हो जाएगा? आपके सूत्र होता है यूरिया का NH2CONH2। तो इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है। अभी बात ये पोषक तत्व हो सकते हैं। तो 2-3 पोषक तत्व पाए जाते हैं उर्वरक में। क्या होते हैं इसमें? 1 या 2 पोषक तत्व एवं सघन होते हैं, जो भी होंगे वो सघन होते हैं। मतलब इसके अंदर 1 या 2 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन वो जो पाए जाते हैं उनकी मात्रा पूर्णतया पाई जाती है। इसके अंदर सभी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। आगे बात समझे? तो ये इसके अंदर अंतर हो गया। और अंतर की बात करें अपन तो इसके अंदर क्या होता है? ये पोषक तत्व धीरे धीरे, पोषक तत्वों की प्राप्तियाँ कैसे होती है? धीरे धीरे, मतलब 1-2 वर्ष तक ये क्या होता है? मृदा में बना रहता है। ये है धीरे धीरे पादपों को ग्रहण होते हैं। ये बात समझ में? तथा 1 से 2 वर्ष तक सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और बात करें इसके अंदर तो उर्वरक के अंदर तो इनमें पोषक तत्व पौधों को लगभग 1 सप्ताह में ही प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? 1 सप्ताह के अंदर तुरंत प्राप्त हो जाते हैं ना, तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, और इनका अवशेष मृदा में अधिक समय तक नहीं रहता है। ये क्या होते हैं? तुरंत प्राप्त होते हैं। तुरंत का मतलब बात करें तो अपन 1 सप्ताह में प्राप्त होते हैं और लंबे समय तक नहीं पाए जाते। मतलब जैसे अपन एक फसल करेंगे तो उसके लिए पर्याप्त है, ये लंबे समय तक नहीं उपलब्ध है ना, उपलब्ध नहीं रहते हैं, लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रहते हैं ये, लेकिन उपस्थित रहेंगे एक फसल के लिए तो हो जाएगा इनका काम। और बात करें अपन तो इन खादों को फसल की बुआई से काफ़ी पहले प्रयोग करना पड़ता है। यही बात समझ में? ये अपन क्या करते हैं? फसल की बुआई से पहले डालना पड़ता है, वो फसल की बुआई से काफ़ी पहले। जैसे अपन देखते हैं गाँवों के अंदर अपने जो उपयोग करते हैं इस जैविक खाद का, जो गोबर की खाद है ना, तो उसका अपन उपयोग करते हैं तो वो अपन गर्मियों में डाल देते हैं, उसके अंदर अप्रैल मई जून महीने में डाल देते हैं उसको, साथ में खेतों के अंदर भी खेत देते हैं, है ना। और वो आप अपन बुआई करते हैं जुलाई के लगभग, है ना, जून लास्ट में या जुलाई में, तब तक वो क्या होता है मृदा के अंदर आसानी से उपलब्ध होने लग जाता है। और जो अपन देखते हैं उर्वरक लाते हैं यूरिया वगैरह DAP वगैरह, तो वो अपन फसल की बुआई करते हैं ना, उससे एक दिन पहले ही अपन क्या करते हैं, उसको एक दिन पहले या फसल के साथ में ही उसकी बुआई की जाती है। आगे बात समझ में? तो ये तो क्या होता है आपके, इसका उपयोग तो अपन किस में कर सकते हैं? फसल की बुआई के साथ ही, या फिर खड़ी फसल में भी, फसल बोई हुई होती है उसी के ऊपर अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग बुआई के साथ या खड़ी फसल में भी कर सकते हैं अपन, खड़ी फसल में भी। अगली बात समझ में उर्वरक की। और बात करें अपन इनके अंदर अंतर की बात, तो इससे क्या होगा, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इनसे क्या होगा, आपके मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा की जल
धारण क्षमता बढ़ती है। जल धारण क्षमता कैसे, मतलब अगर ये क्या करेंगे, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे अगर मृदा जितना ज़्यादा जल सोख लेगी तो वो फसल अच्छी रहेगी, वो धीरे धीरे जल उपलब्ध होता रहेगा। अगर वो नहीं सोखेगी तो फसल खराब हो जाएगी, है ना। तो इससे जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है, इससे नहीं बढ़ती है। क्या नहीं बढ़ती है? जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। हो गई बात ये आपके, इससे जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। और बात करें तो इसके द्वारा क्या प्रयोग होता है, तो इसके प्रयोग से मृदा का वायु संचार सुधरता है। मतलब इसके उपयोग करने से मृदा में वातन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पादप की जड़ों तक आसानी से क्या होती है, पोषक तत्व उपलब्ध रह जाती है, आसानी से वो शोषण कर पाते हैं, जिससे वृद्धि अच्छी होती है। तो इनके प्रयोग से मृदा का वायु संचार, इनके प्रयोग से मृदा का वायु संचार सुधरता है। आगे बात समझ में, इससे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वायु संचार पर कोई प्रभाव नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गए कुछ 5-6 अंतर पढ़े अपन ने जैविक खाद एवं उर्वरक के अंदर। और भी अंतर है वो पढ़ते हैं अपन। तो पहला अपन देखा ये किससे बनती है, पादपों जंतुओं के, है ना, अवशेषों से। वो आपके खारखानों में बनाई जाती है खनिजों के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ये इसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं लगभग सभी, लेकिन सघन नहीं होते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। उसके अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं, 1 या 2 ही होंगे, लेकिन वो पूर्णतया होंगे आपके। ये धीरे धीरे गति करता है, मतलब पादप को उपलब्ध रहता है, 1-2 वर्ष तक सक्रिय रहता है। लेकिन ये क्या होता है, तुरंत 1 सप्ताह के अंदर पादप को उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। ये फसल की बुआई से काफ़ी पहले क्या किया जाता है, इसको डालना पड़ता है। तो 1 महीने 2 महीने पहले इसको अपन हाथों हाथ डाल सकते हैं, खड़ी फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर बुआई के साथ में ही, फसल के साथ में ही। जल धारण क्षमता बढ़ाता है जैविक खाद, लेकिन उर्वरक जल धारण क्षमता नहीं बढ़ाता। ये वायु संचार में सुधारता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वायु संचार के ऊपर। ये आई बात समझ अंतर। और देखते हैं अपन अंतर, ये मिटा देता हूँ, फिर और देखते हैं अपन अंतर जैविक खाद और उर्वरक के अंदर। जैविक खाद है उर्वरक के अंदर और अंतर देखे थे हम। देखो और अंतर देखो, अपन बात करें तो जैविक खाद के द्वारा क्या उपयोग होता है, तो सभी पोषक तत्व प्राप्त होने के कारण पौधों में संतुलित वृद्धि होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, लगभग सभी पोषक तत्व, उसके अंदर 1 या 2 ही होते हैं, तो वो संतुलित वृद्धि नहीं होती। मतलब 2 पोषक तत्व मिलेंगे, बाकी 10 से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो वो पादप की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। तो सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने से पादप की संतुलित वृद्धि होगी, मतलब सभी प्रकार से उसकी वृद्धि होगी, संतुलित वृद्धि होगी। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा, संतुलित वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उर्वरक में सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें क्या होती है आपके संतुलित वृद्धि नहीं होगी, संतुलित वृद्धि नहीं होगी। और बात करें इसके अलावा अपन, तो इसके अंदर इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में संतुलित रहता है। ये अपन पढ़ चुके हैं आपके अध्याय नंबर 3 के अंदर। CN रेशियो ना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, CN रेशियो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होगा, मृदा में संतुलित रहेगा। रेशियो मृदा में संतुलित रहेगा,
मृदा में क्या रहेगा आपके, संतुलित रहेगा। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या रहेगा, मृदा में संतुलित रहेगा जैविक खाद के द्वारा। लेकिन उर्वरक के द्वारा इसके अंदर संतुलित नहीं रहता है, संतुलित नहीं रहता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, CN रेशियो की, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की। और बात करें अपन तो इसके अंदर मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, मृदा का तापमान अच्छे से रहता है। तो मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव, मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव, लेकिन इससे मृदा ताप पर कोई प्रभाव नहीं। तो इससे मृदा ताप पर प्रभाव नहीं होता है। और बात करें अपन इनके अंदर अंतर की, तो मृदा ताप से क्या होगा कि मृदा का तापमान सही रहेगा तो वो फसल के लिए अच्छा है, फायदेमंद है। इससे मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन का मतलब तो जानते ही हैं आप, मृदा का बहना, अपरदन कम होता है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं। तो क्या होगा आपके, वो आपके बह कर नहीं जाते हैं, वो मृदा को बांधे रखते हैं और उसके ऊपर मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं। तो ये जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर हो गया। और बात करें अपन तो इसके अलावा इसका कितना भी अपन उपयोग कर लेते हैं तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। मतलब अपन ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं तो कोई हानिकारक नहीं, लाभदायक ही है आपके लिए, हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। मतलब हानिकारक प्रभाव नहीं है इसका भी, कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है, फसल एवं मृदा दोनों पर इसका अत्यधिक उपयोग करने से मृदा एवं फसल दोनों पर प्रभाव पड़ता है, दोनों पर हानिकारक। आई बात सुनो, मृदा एवं फसल दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है ये कौन, उर्वरक। लेकिन जैविक खाद का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर ये क्या होता है, मृदा में उपस्थित अविलेय तत्व विलेय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ सड़ने में कार्बनिक अम्ल बनाता है ये, कि अविलेय पदार्थ भी विलेय हो जाते हैं। अविलेय पदार्थ भी विलेय होकर अविलेय पदार्थ भी विलेय होकर क्या करते हैं, ये कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो पादप के लिए क्या होता है आपके लाभदायक। इसमें ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है उर्वरक के अंदर। और जैविक खाद के और बने तो फसल की जल मांग घटती है। इससे क्या होती है, फसल को अगर अपन पानी ज़्यादा थोड़ा कमी रह जाती है तो भी वो फसल के लिए नुकसानदायक नहीं। तो फसल की जल मांग घटती है और उसमें क्या होगा, आपके फसल की जल मांग बढ़ती है। उर्वरक डालेंगे तो जल उसको उपलब्ध होना जरूरी है। तो फसल की जल मांग बढ़ती है। यही बात समझ में। इसके अंदर फसल की जल की मांग क्या होती है, बढ़ती है। और इसके अंदर क्या होता है, मृदा की प्रतिरोधन बफरिंग कैपेसिटी, उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है। यही बात समझ में। इसके प्रयोग से, जैविक खाद के प्रयोग से क्या हो जाएगा, मृदा की प्रतिरोधन क्षमता, मतलब उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है, ये अपन बात कर चुके हैं आपके। उभय प्रतिरोधक जो मृदा के अंदर क्या है, पीएच में परिवर्तन का विरोध करे, है ना। मतलब अगर मृदा उदासीन है तो वो जल्दी से क्षारीय नहीं हो, तो पीएच प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है।
और कोई प्रभाव नहीं, इसका उर्वरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। तो इस प्रकार से ये अपन बात कर चुके हैं जैविक खाद एवं उर्वरक के अंदर अंतर के बारे में, कि अपन ने देखा कि जैविक खाद किस प्रकार से पादप के लिए उपयोगी है, या फसल के लिए उपयोगी है, या फिर मृदा के लिए उपयोगी है। आई बात समझ में। और उर्वरक किस प्रकार से, उर्वरक के अंदर अपन ने देखा कि जैविक खाद, कुल मिलाकर बात ये है, इस पूरे अंतर के आधार पर अपन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि फसलों के लिए जैविक खाद उपयोगी है, किसकी तुलना में, उर्वरक की तुलना में ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जैविक खाद अपन डालेंगे तो वो उससे फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, जल धारण क्षमता, ताप का प्रभाव, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, फसल की प्रतिरोधन क्षमता, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें पड़ेगी, और इसका मेनली बात ये है कि ये कोई भी हानि नहीं पहुंचाती फसल के लिए। लेकिन उर्वरक की अपन उपयोग क्या कर लें, उर्वरक का उपयोग अपन ज़्यादा कर लें तो वो आपके फसल के लिए क्या हो, हानिकारक हो सकता है। आई बात समझ में। लेकिन जैविक खाद फसल के लिए क्या है, कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार से अपन ने किसके बारे में बात की, जैविक खाद के बारे में बातें की, और उर्वरक के अंदर अंतर देखा। जैविक खाद और उर्वरक के अंदर अपन ने क्या देखा, आपके अंतर देखा, और लगभग अपन ने 10 से 15 अंतर देख लिए हैं इसके अंदर। आई बात समझ, जैविक खाद और उर्वरक के अंदर। तो इस प्रकार से अपन ने जैविक खाद एवं उर्वरक के अंदर अंतर देखे। इससे पहले अपन ने जैविक खाद के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। अब अपन क्या करेंगे, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे अपन जैविक खाद के अंदर। तो अपन जैविक खाद के अंदर ये तो अंतर तो हो गए, मिटा दूँ ये अंतर तो। अब देखो, अब अपन और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर जैविक खाद के। अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा कि जैविक खाद कौन कौन सी है। तो अपन ने देखा कि जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले अपन जैसे गोबर की खाद, क्या है आपके, गोबर की खाद क्या है, एक प्रकार की जैविक खाद है। तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा कि अपन गोबर की खाद को कैसे उपयोगी बनाएं, है ना, ज़्यादा वो अच्छे से काम करे। तो उसके बनाने की विधियां देखेंगे कि वर्तमान अपन तो संशोधित विधियां क्या है, बनाने की विधि, उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी। इसके अलावा अपन वो गोबर की खाद के अलावा अपन देखेंगे कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है ना, क्या देखेंगे कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है ना। फिर उसके बाद इसको बनाने की विधियाँ, कंपोस्ट के अंदर अपन नाडेप विधि देखेंगे, जो अपन ने बात की नाडेप कंपोस्ट टैंक कैसे बनाते हैं इनके बारे में, टैंक को भरने की विधियाँ क्या होती है, इसके प्रयोग करने की विधियाँ क्या होती है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है, उनको बनाने का तरीका पूरा देखेंगे। ये अपन के कृषक किसान वर्ग से हैं तो अपन को पता है, लेकिन अपन पूरी इनको तकनीकी रूप से देखेंगे, कौन सी आपके जो केंचुओं की प्रजाति है जो आपके लिए उपयोगी रहेगी, है ना। तो ये आपके बात करेंगे अपन इसके अंदर। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट को बनाने की विधि देखेंगे। फिर अपन इनके प्रयोग की विधि देखेंगे। यही बात समझे, इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए अपन को खेतों में, प्रयोग विधि, बनाने की विधि देखेंगे इनको। तो पहले तो बनाने की विधि क्या देखेंगे, बनाने की विधि। फिर इनको प्रयोग की विधियां देखेंगे कि अपन को किस समय प्रयोग करना चाहिए, कितने फसल बोने के कितने समय पहले प्रयोग करना चाहिए, है ना, और बनाने की उपयुक्त विधि कैसी है। तो इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, जिनके अंदर अपन पहले गोबर की खाद बनाना सीखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी विधियों से बनाना है। फिर कंपोस्ट खाद बनाना देखेंगे, फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना देखेंगे, फिर इनका प्रयोग करना कैसे होता है, कि कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद। ठीक है ना। तो आगे बात समझ में आपको जैविक खाद और उर्वरक के बारे में। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।